मैं तो मीडिया के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जा रहा हूं सारे सबूतों के साथ। अरे रिकाउंटिंग का जजमेंट 100% का है तो तुम 50% की मांग क्यों कर रहे हो? सीधी सीधी बात है, ये बीजेपी को मदद करने के लिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एलानिया कह रहा हूं और मैंने नरेंद्र मोदी को कहा कि तुमने 2019 का चुनाव घोटाला करके जीता। अगर ये गलत है तो तुम बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री का पद होता है। अगर तुम्हारे चपरासी ने किसी एसपी को टेलीफोन कर दिया तो मेरे ऊपर एफआईआर हो सकता है। कर लो, रुको, करके दिखाओ, फिर देखो मैं कैसे सबूत के साथ में जाता हूं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, जजमेंट दिया, उसकी खबर क्यों नहीं छापी? वामन मेश्राम को आप ब्लैकआउट कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकआउट क्यों कर रहे हो? ये जो नेशनल मीडिया है ये एंटी नेशनल मीडिया है, ये राष्ट्रद्रोही मीडिया है। ये वेश्याओं की तरह काम कर रहे हैं। वो कागज बेच रहे हैं, पेपर बेच रहे हैं, खबरें बेच रहे हैं और वेश्याएं जो है शरीर बेचती है। मैं इसे लागू नहीं होने दूंगा। केंद्र सरकार के विरोध में जन आंदोलन करूंगा। ईवीएम का जब तक कोई तर्कसंगत समाधान नहीं निकलता है तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक ये मामला फतेह नहीं होता, विजय हासिल नहीं होती, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई में लड़ूंगा और पूरे ताकत के साथ लड़ूंगा, पूरे शक्ति के साथ लड़ूंगा। सारे देश के अंदर इंटरनेशनल ओपिनियन खराब होगा। देश खतरे में पड़ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। तो आपको अडवाणी जी को रोकना होगा। तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अडवाणी जी को हम नहीं रोक लगा सकते, आरएसएस के लोग लगा सकते हैं। तो आरएसएस के साथ कांग्रेस के लोगों ने समझौता किया और समझौता करने के बाद समझौता ये हुआ कि ठीक है, अडवाणी जी की रथ यात्रा हम रोकते हैं। ईवीएम के विरोध की रथ यात्रा हम रोकते हैं। हमें क्या फायदा होगा? तो कांग्रेस ने कहा आप 2014 का चुनाव घोटाला करके जीतो। तो भी आरएसएस ने कहा कि आपने 2 बार घोटाला किया और आप हमें 1 बार घोटाला करके चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। ये बराबरी की बात नहीं है। तो कांग्रेस ने आरएसएस को कहा कि आप तो राष्ट्रवादी लोग हैं, इसलिए हमने सोचा शायद आप 2 बार घोटाला करने के लिए रजामंद नहीं होंगे, इसलिए हमने 1 बार का प्रस्ताव दिया। अगर आप 2 बार घोटाला करके चुनाव जीतना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है, आप 2 बार घोटाला करके चुनाव जीतो, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। और इस तरह से समझौता हुआ। आपको याद होगा किरण सोनवने जी, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी से अडवाणी की तबीयत ज्यादा बेहतर थी, फिर भी आरएसएस ने वेटो पावर का इस्तेमाल करते हुए अडवाणी को चुनाव से रिटायर करवाया। याद है ना आपको? हाँ बोलिए। अडवाणी जी को रिटायर करवाया और नरेंद्र मोदी को, एक बैकवर्ड आदमी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया ताकि घोटाले से चुनाव जब जीता जाएगा तो हम ये प्रचार करेंगे कि ओबीसी के 52% लोग हैं और 52% लोगों ने ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें वोट दिया, इस वजह से हमने चुनाव जीता।
ऐसा घोटाले पर पर्दा डाला जा सके। आरएसएस ने गोवा कॉन्फ्रेंस में आडवाणी को वेटो पावर के द्वारा रोक लगाई और हस्तक्षेप किया और वहां नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया। और दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, हाँ बोलिए। हमारे देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पहले घोषित नहीं किया जाता। वो सांसदीय दल को बहुमत मिलने के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए बहुमत दल का नेता चुना जाता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है और जो बहुमत दल का नेता होता है वो राष्ट्रपति को मिलता है कि मुझे सांसदीय दल का नेता चुना गया है, मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट किया जाए। मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया, क्यों? क्योंकि भाजपा का जो सेंट्रल संगठन था उसमें सेकंड लाइन की सारी लीडरशिप आडवाणी जी के द्वारा तैयार की गई थी और उन्हीं लोगों को टिकट देना पड़ता था। तो बहुमत में अगर बीजेपी चुनकर आती है तो ये खतरा था कि कहीं वो चुनाव जीतने के बाद आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट ना चुन ले। आप लोगों को, आप पत्रकार लोग हैं, आप थोड़ा याद करो, आपके रिकॉर्ड में भी हो सकता है। मैं तो रिकॉर्ड देखे बगैर सारा मेरे मेमोरी में और कंप्यूटराइज हो जाता है। ओके। पूरे डाटा के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और इस तरह से नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट घोषित किया गया और 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया, जीता गया और जीतने के बाद में कांग्रेस ने ये काम, उनका वेलकम करने का काम किया और जिस जस्टिस ने 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट में पेपर ट्रेल लगाने का निर्णय किया था, उन्होंने जी, हाँ बोलिए। वो जो पेपर ट्रेल लगाने का निर्णय किया था, जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उस चीफ जस्टिस को केरला का गवर्नर बनाया गया, क्योंकि वो सेल्फ कॉग्निजेंस ले सकता था चुनाव में कि मैंने पेपर ट्रेल लगाने का आदेश दिया, अमल क्यों नहीं कर रहे हो। वो सेल्फ कॉग्निजेंस ना ले सके, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये मैनेज किया गया। और मैनेज करने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, मैनेजमेंट कांग्रेस ने किया और अमल करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। जैसे ही प्रधानमंत्री बने उन्होंने जस्टिस सदाशिवम को केरला का गवर्नर बनाया। अरे मैनेजमेंट कांग्रेस ने किया और गवर्नर बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया और इस तरह से ये समझौता पूरा हुआ। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस के अलावा जस्टिस सदाशिवम भी शामिल थे। ऐलानिया कह रहा हूं, ऐलानिया कह रहा हूं, बात कहा ना, दूसरा तो सबूत बताया नहीं अभी। हाँ। एक सबूत दिया ना, पूरे क्रोनोलॉजी के साथ सबूत दिया ना, अभी दूसरा सबूत सुन लो। ओके। अभी होता क्या है कि ईवीएम के द्वारा घोटाला किया जाता है और सारा मैनेजमेंट जो है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या करता है, वो एग्जिट पोल में आगे बताता है और फिर लोगों का परसेप्शन, लोगों की धारणाओं को बनाता है कि बीजेपी जीतने वाली है, रिजल्ट आने के पहले ही।
3 दिन पहले ही बता देता है और 3 दिन तक वो उसके लिए अनुकूल माहौल बनाते रहता है मीडिया। और इस तरह से ये मीडिया एक सारा काम करता है। 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, एडीआर का रिपोर्ट है। उसमें अकेले बीजेपी ने 27,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। सोनोनी जी, हाँ बोलिए। 27,000 करोड़ रुपया 2014 के चुनाव में बीजेपी ने खर्चा किया था। हाँ नहीं, 2019 के चुनाव में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आपको पता है कि ऑक्सफैम का रिपोर्ट में यह रिपोर्ट आया है कि 2 साल पहले, कोविड के 2 साल पहले, ये कोविड पीरियड के अंदर उद्योगपतियों की संपदा 23 लाख करोड़ थी, 2 साल में 53 लाख करोड़ हो गई है। बराबर। ये डाटा है वर्ल्ड लेवल का। ये 53 लाख करोड़ जिनको फायदा गया, राष्ट्र की संपत्ति बेची, उन लोगों ने 20,000 करोड़ रुपया मीडिया मैनेजमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश के मीडिया को मैनेज करने के लिए, पेड न्यूज के लिए 20,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। और रिजल्ट आने के पहले ही ये ओपिनियन बनाया कि बीजेपी इतनी सीटें जीतने वाली है। ये सारा खेल ना समझ लोगों के समझ में नहीं आता है। जिन लोगों को समझ में आता है वो लोग मीडिया से बहिष्कृत है। हमारी तो सिंगल लाइन वो लोग छापते नहीं है। तो किस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है, ऐसा माना जा सकता है? किस आधार पर माना जाए कि मीडिया जो है वो निष्पक्ष है? मैं तो मीडिया के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जा रहा हूं, सारे सबूतों के साथ। हाँ आप लोगों को समझ में आता है अनुमान का मतलब? हाँ बोलिए। सोनोनी जी, अनुमान का मतलब समझ में आता है? अनुमान को आप लोग कंफर्म करते हैं। अनुमान अनुमान है या कंफर्म है? दो चीजों का फर्क समझ में आता है। आप अपनी बात सुनो। आप अपनी बात अनुमान के आधार पर कह रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि ईवीएम में घोटाला होता है, तो अनुमान गलत है। आप जो अनुमान के आधार पर बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ इस अनुमान को मिलाकर देखो, आपका अनुमान गलत है। हाँ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस इशू किया और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा तुम्हारी बात रखो। उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर निर्णय दिया। आप मेरी बात समझ रहे हो सोनोनी जी? हाँ समझ रहे बिल्कुल समझ गए। बोलिए। आप केवल अनुमान के आधार पर बात कर रहे हो। अनुमान, और बुद्ध ने कहा एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, सत्य को सिद्ध करने का एक अनुमान प्रमाण है। 2 प्रमाण है। हाँ। मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो अनुमान आप कर रहे हो वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर गलत है। हाँ। कभी केजरीवाल भी ईवीएम के विरोध में बोलते थे। केजरीवाल को पूछ लेना। शरद पवार ने भी ईवीएम के विरोध में कहा था। मगर महाराष्ट्र में उनको कांग्रेस से ज्यादा सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में दी गई। जरा महाराष्ट्र में आंखें खोल के तो देखो। हाँ।
कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली कि नहीं राष्ट्रवादी को? हाँ बराबर। अरे सोनोने जी, महाराष्ट्र में रहते हो, मैक्स महाराष्ट्र चलाते हो। हाँ बोलिए। शरद पवार को कांग्रेस से ज्यादा सीटें एमएलए की मिलने के बाद शरद पवार ने बयान दिया कि नहीं दिया? कि पहले दिया, चुनाव के पहले दिया कि बाद में दिया? बयान आया था उनका बराबर चुनाव के बाद में। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? मुझे आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल सही। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे। मैं तो पूरे डाटा के साथ बोल रहा हूं, और पूरे डाटा के साथ बोल रहा हूं। और आपने बंगाल का उदाहरण भी अनुमान के आधार पर बताया। मैं आपको बताता हूं उन्होंने जी, हाँ बोलिए। ईवीएम का फायदा, सुनो, ईवीएम का फायदा जो नेशनल पार्टियां अपर कास्ट लोगों की है और ज्यादा की है, ये सभी पार्टियों को फायदा होता है, केवल बीजेपी को नहीं। अभी बंगाल में ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी, ये जो बाइपोलर वाला मामला खड़ा किया गया था और कांग्रेस और कम्युनिस्टों को आउट कर दिया गया था, ये मीडिया का सारा खेल उस समय कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने भी कहा था। बंगाल के बारे में जानकारी नहीं है? हाँ बोलिए। आप लोगों को सारे देश पर नजर रखनी चाहिए। मैं सारे देश भर में संगठन है मेरा, 567 जिलों में। मैं अखबारों के खबरों पर नहीं, मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, एकदम डाटा होता है फील्ड का, उसके आधार पर बात करता हूं। वेरीफाइड डाटा होता है, उसके आधार पर बात करता हूं। लेकिन फिर ये आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कैसे नकार सकते हैं? नहीं, मैं क्यों, कोई भी नहीं नकार सकता। कैसे नकार सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नकार कैसे सकते हैं? नहीं, कोई नहीं नकार सकता है। आपको कॉपी चाहिए? मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने निर्णय दिया, कॉपी चाहिए? मेरे निर्णय के बाद सोनोनी जी, हाँ। कांग्रेस ने फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की और रिकाउंटिंग के ऑर्डर के विरोध में मैच करने का डिमांड की। अरे रिकाउंटिंग का जजमेंट 100% का है तो तुम 50% की मांग क्यों कर रहे हो? सीधी सीधी बात है, ये बीजेपी को मदद करने के लिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अभिषेक मनु संघवी जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, उसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। और मेरी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट अभी ओपन नहीं हुआ है। 2019 की भी केस मैंने लिख कर रखा हुआ है और ये केस मैं ओपन होने के बाद आमने सामने बहस करने के लिए जाऊंगा। ये नौटंकी जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही वो नहीं, आमने सामने बहस होनी चाहिए, जज सामने होना चाहिए, वकील सामने होना चाहिए, तब। लेकिन फिर इस सब में जो दलितों की और बहुजनों की राजनीति जो है वो बहुत जोर से आहत हुई है।
या वो यानी समझो यानी वो उनकी कोई राजनीति बची नहीं है। जैसे 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश का ले लीजिए तो मायावती जी कहीं नजर नहीं आ रही। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ मायावती ने पिछले विधानसभा चुनाव में ईवीएम में घोटाला करके चुनाव बीजेपी ने जीता। देखो, हाँ मैं ये केस सुप्रीम कोर्ट में क्यों लेकर गया था कि पेपर ट्रेल मशीन अगर लगाई जाती है तो आपको भी थोड़ा सा जागृत कर देता हूं, क्योंकि ये लड़ाई मैं बहुत बारीकी से लड़ चुका हूं। आपको जागृत कर देता हूं। मेरी आवाज आ रही ना? बिल्कुल आ रही। पेपर ट्रेल का क्या मतलब थोड़ा बताता हूं। हाँ ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहता है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, सारी दुनिया के लोग मानते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल लगाकर कागज का एविडेंस तैयार किया। यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी होती है तो कैंडिडेट को अधिकार होगा कि जो कागज के ऊपर ठप्पे लगे हुए जो कागज पेपर ट्रेल मशीन में रहेंगे उसकी रिकाउंटिंग करने की मांग करने का अधिकार होगा। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। अच्छा, क्यों दिया जानते हो? कि इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होगा और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घोटाला करने वाले लोग हैं उनको पहले से मालूम हो जाएगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घोटाला करते हैं तो पेपर ट्रेल मशीन के अंदर से निकलने वाले कागजी मतों में वो घोटाला पकड़ा जाएगा। और आंध्र प्रदेश में ऐसा प्रयोग हुआ और एक जगह ऐसा करके दिखाया गया, पकड़ा गया। और इस वजह से चुनाव, ये भी मेरे पास रिकॉर्ड है, चुनाव आयोग ने 2014 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की मदद से इसे लागू ही नहीं किया, ऑर्डर होने के बाद भी। और लागू करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट लागू क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा सवाल ना पूछे, इसलिए जस्टिस सदाशिवम का मुंह बंद करने के लिए उसको आश्वासन दिया गया कि आपको चुनाव के बाद गवर्नर बनाया जाएगा। सदाशिवम को केरला का गवर्नर बनाकर चुप कर दिया गया। मैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस के बारे में कह रहा हूं, अगर मेरे पास सबूत नहीं है तो मुझे जेल में चला गया होता ना। हाँ उमानी जी, बराबर, कुछ छोटी मोटी बात कर रहे हो क्या? हाँ बराबर। हाँ, कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं, ऐलानिया कह रहा हूं। और मैंने नरेंद्र मोदी को कहा कि तुमने 2019 का चुनाव घोटाला करके जीता और अगर यह गलत है तो तुम बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री का पद होता है। अगर तुम्हारे चपरासी ने किसी एसपी को टेलीफोन कर दिया तो मेरे ऊपर एफआईआर हो सकता है। कर लो, करो, करको दिखाओ, फिर देखो मैं कैसे सबूत के साथ में जाता हूं सुप्रीम कोर्ट में। ये तो ऐलानिया कहा हुआ है। सारे देश भर में ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा साल भर चलाई, केवल 2 स्टेट रह गए, केरला और तमिलनाडु, वो भी मैं करने वाला हूं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पेपर ट्रेल मशीन कागजी एविडेंस है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है जो ट्रांसफरेबल होता है। कागज ट्रांसफर नहीं होता। कैसे? अगर किसी ने ठप्पा पंजे को मारा, हाथी को मारा, साइकिल को मारा, जो ठप्पा मारा वो एविडेंस रहता है और एविडेंस वाला कागज ट्रांसफरेबल नहीं होता। सुनो नहीं जी? हाँ बोलिए। तो ये बात मैं आपको समझा रहा हूं और इसके आधार पर कह रहा हूं कि ईवीएम मशीन टारगेटेड पार्टी और टारगेटेड इंडिविजुअल के विरोध में इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देके बताता हूं।
केशव प्रसाद मौर्य को पिछले बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, वो ओबीसी का था। याद आ रहा है? याद आ रहा है? हाँ, बराबर केशव प्रसाद मौर्य। हाँ, तो उसके खिलाफ ईवीएम का इस्तेमाल करके उसको बीजेपी नरेंद्र मोदी ने हरवा दिया। अच्छा, क्यों हरवाया जानते हो? क्यों हरवाया जानते हो? हाँ। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा को हरवा दिया, नरेंद्र मोदी अपना जो भी विरोधी है उसको हरवाता है, केशव प्रसाद मौर्य को की हरवा रहा है जानते हो? क्योंकि वो 5 साल तक ये बातें लोगों को कहता रहा कि मेरे साथ धोखा हुआ। हाँ। अब वो कहने लायक ही नहीं रहा, उसको हरवा दिया केशव प्रसाद मौर्य को। हाँ, बराबर। ठीक है, सबूत के तौर पर बता रहा हूं। हाँ, कि इंडिविजुअल टारगेट पर, सुनो, इंडिविजुअल को टारगेट बनाकर ईवीएम के द्वारा हरवाया जा सकता है और जितवाया जा सकता है। हो गया सबूत। दूसरा, हाँ। पार्टी को टारगेट बनाया जा सकता है और पार्टी को जितवाया और हरवाया जा सकता है। 2014 के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में की जानकारी कि उस समय हारी, डीएमके की ओबीसी पार्टी हारी और शेड्यूल कास्ट की मायावती की पार्टी हारी, माइनॉरिटी की पार्टी हारी, तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की पार्टियां हार गई और जो भी ब्राह्मणों की पार्टियां थी वो ब्राह्मणों की पार्टियां जीतती गई। डॉक्यूमेंट्री, ये चुनाव आयोग का रिकॉर्ड बोल रहा हूं। हाँ, बराबर। आपको इस सारी बातों का माइक्रो लेवल पर स्टडी करना चाहिए। हमारे पास सारे सबूत है। हाँ। आप मुझे बताओ, उन्होंने जी आपके पास बोलिए। ये भी जानकारी होगी। आवाज आ रही क्या? बिल्कुल आ रही, आवाज आ रही, बोलिए। आ रही है? हाँ। आज देखो, 99 तक किसी भी पार्टी को सेंटर में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती थी। बराबर। 2004 के बाद देखो परिस्थितियां कैसे बदल गई। 2004 के बाद जो तीसरा मोर्चा है आउट हो गया। 2004 के बाद 2009 के और 2014 के बाद तो तीसरा मोर्चा 0 हो गया, वहां गायब हो गया भारत की राजनीति में। ऐसा कैसे हो गया? जो बैलेट पेपर में होता था वो ईवीएम मशीन में कहां गायब हो गया? क्यों गायब हो गया? नहीं, वामन मेश्राम जी, ये बात आपको समझ में आ रही है? आप इतने सालों से बोल रहे हैं, तो फिर लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही है? बाकी नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्या कारण है? हाँ, आप बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इस देश का मास मीडिया जनता को जगाने का काम करने के लिए है ना। सारे दुनिया में, भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, क्या आपके पास कोई सबूत है कि ईवीएम के बारे में प्रोस एंड कॉन्स, विरोध या समर्थन, दोनों की कोई बातें जनता को मीडिया ने बताई? दोनों तरफ की बातें बताई क्या? सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का निर्णय की खबर मीडिया ने फ्रंट पेज पर छापी, पीछे पे अखबार में छापी, लास्ट पेज पे छापी, 2 लाइन में छापी। खबर को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की ब्लैकआउट क्यों किया? मैंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेंट किया कि आप इसकी जांच करो, मेरी कंप्लेंट है। मेरी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जांच ही नहीं कर रहा है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के विरोध में मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूं
कि जांच करने का ऑर्डर दो कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का कॉपी खबर क्यों नहीं छापी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, जजमेंट दिया, उसकी खबर क्यों नहीं छापी। वामन मेश्राम को आप ब्लैकआउट कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकआउट क्यों कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकआउट क्यों कर रहे हो? जनता को इसके बारे में जगाने का काम क्यों नहीं कर रहे हो? मास मीडिया अपनी नेशनल ड्यूटी निभाने का काम क्यों नहीं कर रही है? जब मास मीडिया जगाने का काम नहीं करेगी तो मासेस जागरूक कैसे होगा? ये जो नेशनल मीडिया है किरण सोनवने जी, ये जो नेशनल मीडिया है ये एंटी नेशनल मीडिया है, ये राष्ट्रद्रोही मीडिया है। और मीडिया वालों को अगर दुख लगता है तो मेरे खिलाफ केस दायर कर दे। मैं खुद ही सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं उन लोगों के खिलाफ में कि ये कोई इंडस्ट्रियल लाइसेंस के तहत पेपर नहीं चलाया जाता। संविधान के आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत इनको अनुमति मिली हुई है। ये कोई धंधा करने का काम नहीं है, धंधा करने के लिए मीडिया नहीं है। ये धंधा करने का काम कर रहे हैं, जैसे वेश्या करती है और अपना शरीर बेचती है, ये लोग भी बेच रहे हैं, अपने अपने पन्ने जो है बेच रहे हैं और पेड न्यूज जो है छाप रही है, देशद्रोह का काम कर रहे हैं। तो इसका आगे क्या है, इसका आगे क्या होगा, अभी आगे क्या चलेगा? क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि लगातार सोनवने जी बात तो आपकी सही है। 7 तारीख को आखिरी वोट पड़ा यूपी में। हाँ, 8 तारीख को हमने भारत बंद का ऐलान कर दिया। 10 मुद्दों के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया। 25 मई को भारत बंद होगा। और इसके पहले मैंने 2 बार भारत बंद किया था कि ये जो मीडिया के अंदर जो देशद्रोह का काम चल रहा है, ये देशद्रोह का काम जो है वो उसके सारे सबूत लेकर के मैं जा रहा हूं। ये संविधान के आर्टिकल 19 के तहत इनको मिला हुआ है अधिकार। ये न्यूज बेचने का मतलब है वेश्याओं की तरह शरीर बेचने का काम। ये वेश्याओं की तरह काम कर रहे हैं, वो कागज बेच रहे हैं, पेपर बेच रहे हैं, खबरें बेच रहे हैं, और वेश्याएं जो है शरीर बेचती है। क्या फर्क है? हाँ बोलिए। और अगर उन लोगों को बुरा लगता है तो वो बुरा उनको लगता है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करे, मैं देखता हूं उन लोगों को। और मैंने 8 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया। सुन रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। सोनाली जी, हाँ बोलिए। भारत बंद 25 मई को, हाँ 25 मई को भारत बंद होगा। और 10 पॉइंट है उसमें, ईवीएम का मुद्दा भी है, ईवीएम का भी मुद्दा है भारत बंद के लिए। तो ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। जो आप कह रहे हैं कि फिर आगे क्या, ये मामला जब तक समाप्त नहीं होता, हैरान करने वाली बात है, जस्टिस गोगोई, रंजन गोगोई, हाँ, एक मैचिंग का निर्णय दिया रंजन गोगोई ने। मैचिंग का निर्णय रंजन गोगोई ने दिया 1% का। तो जानते हो क्यों दिया? सरकार ने उस औरत को उस पर आरोप लगवाया और जस्टिस रंजन गोगोई को ब्लैकमेल करके ये निर्णय किया। और ऑटोबायोग्राफी में रंजन गोगोई ने लिखा और रंजन गोगोई ने पब्लिक में बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी जनता को न्याय नहीं मिलता। ये संदर्भ में है, उसी संदर्भ में है। तो रंजन गोगोई ने ईवीएम मशीन के विरोध में भी अपना ही जजमेंट 8 अक्टूबर 2013 के अपने ही जजमेंट के विरोध में जजमेंट दिया। हैरान करने वाली बात है, जस्टिस सदाशिवम के साथ रंजन गोगोई दूसरे जज थे।
और जिस जजमेंट में वो शामिल थे 8 अक्टूबर 2013 को, उसी जजमेंट के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने निर्णय दिया। क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में? तो मैं इसे सड़कों पर लेके जा रहा हूं। मैं संविधान मानता हूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाऊंगा, और आंदोलन करने का अधिकार फंडामेंटल राइट है तो सड़कों पर भी लेके जाऊंगा, क्योंकि यह भी मौलिक अधिकार है। किसी न किसी को इसके विरोध में आंदोलन तो करना पड़ेगा ना। हाँ, आंदोलन करने के बाद इसमें बदलाव आएगा। 2 बार मैंने भारत बंद किया, दूसरी बार सीए के विरोध में किया। भारत सरकार सीए अभी तक लागू नहीं कर पाया मेरे डर की वजह से। मैं इसे लागू नहीं होने दूंगा। केंद्र सरकार के विरोध में जन आंदोलन करूंगा, लागू नहीं होने दूंगा। और ईवीएम का जब तक कोई तर्कसंगत समाधान नहीं निकलता है तब तक मेरी लड़ाई जारी रही, और इसे मैं ही मंजिले मकसूद तक पहुंचाऊंगा। जब तक ये मामला फतेह नहीं होता, विजय हासिल नहीं होती, ये लड़ाई जारी रहेगी। ओके। और विजय हासिल किया जाएगा। जनता का, भारत लोकतंत्र बचाव करने का, भारत के संविधान के बचाने का ये लड़ाई में लड़ूंगा, और पूरे ताकत के साथ लड़ूंगा, पूरे शक्ति के साथ लड़ूंगा, क्योंकि मेरे सिवा कोई लड़ने वाला नहीं है। मायावती ने समझौता कर लिया, अखिलेश यादव भी ईवीएम के विरोध में एक बयान देकर चुप हो जाएगा। वो भी लड़ने वाला नहीं है, लड़ना मुझे होगा।